गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे एक वीडियो में। तो आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं, समग्र जानकारी इसके बारे में देखेंगे। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की बात करें तो यहाँ से प्रश्न उठ करके आते हैं, निकल करके आते हैं। तो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है और समझ स्थापित करने के लिए लॉर्ड डलहौजी को जानना, भारत के ब्रिटिश शासन प्रणाली को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों को अगर समझना है तो लॉर्ड डलहौजी को समझना जरूरी है। ठीक है मित्रों, तो लॉर्ड डलहौजी अपने 8 साल के शासनकाल में सामाजिक विधा में, राजनीतिक विधा में, प्रशासनिक विधा में कई ऐसे कार्य किए जो ब्रिटिश प्रांत के लिए भी और भारत के लिए भी अविस्मरणीय बन गया। मित्रों, यह जो है अविस्मरणीय क्यों बना उसको हम एक एक करके देखेंगे। उसको हम पहले ही बांट के रख दिए हैं कि पहले इसकी राजनीतिक कार्य को देखेंगे, उसके बाद हम लोग शैक्षणिक एवं सामाजिक सुधार को देखेंगे, फिर उसका जो है हम लोग पब्लिक वर्क्स देखेंगे और उसके बाद प्रशासनिक एवं सैन्य कार्य को देखेंगे। तो अलग अलग इसको जब डिवाइड करके देखेंगे मित्रों तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, लॉर्ड डलहौजी को पढ़ने से पहले 2 तथ्य जान लें इसके बारे में। सबसे पहले कि यह बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था और दूसरा, यह साम्राज्यवाद की नीति को अनुसरण करता था। मित्रों, साम्राज्यवाद का नीति जो अनुसरण करता था, तो अगर इसके बारे में अगर यह कह दिया जाए कि सभी गवर्नर जनरलों में से सबसे ज़्यादा साम्राज्यवाद की नीति बनाने को लागू करने में अगर कोई सफल हुआ तो डलहौजी था, तो यह बात अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो एक एक करके देखेंगे मित्रों। तो एक पॉइंट इसका देखते हैं कि सबसे पहले साम्राज्यवाद नीति को अनुसरण करता था, यह ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो प्रमुख धार था, प्रमुख तलवार एक प्रकार से बोल सकते हैं, यंत्र था, शस्त्र था, जो भी था साम्राज्यवाद नीति का, वो था व्यपगत का सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। ठीक है मित्रों, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट क्या था इसको जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो था, इसके तहत क्या होता था कि देशी रियासत के जो राजा होते थे, यदि उसका एक प्रकार से मूल संतान, उसका खुद का संतान नहीं होता था और वह अगर मर जाए तो उसकी संपत्ति को ब्रिटिश प्रांत में हस्तगत कर लिया जाता था, यानी कर लेने की एक प्लान था। लेकिन पहले क्या था कि जो राजा, जिस राजा को अपना मूल संतान यानी कि नेचुरल या प्राकृतिक रूप से उसका संतान नहीं होता था, वो गोद भी ले सकता था, अर्थात गोद लेने की प्रथा इस सिद्धांत में खत्म कर दिया। अगर कोई राजा संतान विहीन रह जाता है तो उसका सारा साम्राज्य किसके अधीन जाएगा? ब्रिटिश प्रांत के अधीन जाएगा। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा गेम था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, जिसके तहत इन्होंने भारतीय देशी रियासतों के कई राज्य छीन लिए। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे, 1848 ईस्वी में उन्होंने सतारा को छीन लिया, इसी सिद्धांत पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पे। 1849 में जैतपुर, जो कि यूपी में है और सतारा महाराष्ट्र में है, जैतपुर यूपी, संबलपुर उड़ीसा, 1849 में इसको छीन लिया। 1850 में बाघाट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, उसको छीन लिया। 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर और 1853, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हैं इसको मैं इसलिए लिख दिया हूँ मित्रों कि यहाँ सीरीज करने के लिए पूछता है कि कौन किसके समय, किस में, कितना ईस्वी में उसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत डलहौजी अपने साम्राज्य में मिलाया। एक तो वो क्वेश्चन होता है, दूसरा ये होता है कि आप क्रोनोलॉजी में सजाइए कि कौन पहले हस्तगत किया गया था। अगर पूछा जाएगा सबसे पहले सतारा हस्तगत किया गया, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, क्रमशः ऐसे आएगा। ठीक है, तो इतने सारे देशी रियासतों को डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये समझ गए। अच्छा, ये देखिए, हम कहे थे अभी कि इसको अलग से बताएंगे। क्यों बताएंगे? इसका कारण है कि 1853 ईस्वी में ये जो बरार को निजाम के अधीन था, जो डलहौजी ने अपने अधीन कर लिया, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के तहत आप कहें तो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये निजाम के अधीन बरार था। निजाम जो है कुछ टैक्स चुकाने में असमर्थ हो गया था, इसके लिए उससे बरार छीन लिया था।
और अवध जो था, अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और अवध को छीन लिया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ दो अलग चीज़ था, उसको ज़रा अलग से समझना था। यहाँ पे आप समझ गए हैं। और यहाँ पे यदि बरार और अवध की बात करें तो यहाँ एक बात हम कहना नहीं भूलेंगे आप लोग को, कि आप देखेंगे जब हम पढ़ा रहे थे, अवध का नवाब पढ़ा रहे होंगे या हैदराबाद का निज़ाम जब बताए थे, उस समय आपको बताए थे कि हैदराबाद का निज़ाम जो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला कोई देसी रियासत था। यानी जब से ब्रिटिश शासन यहाँ पे मजबूत कड़ी के रूप में उभरा, तब से निज़ाम जो है अंग्रेज़ों को सहायता दिया। और अवध का भी वही स्थिति था, जब से अंग्रेज और अवध का संबंध बना, अवध लगातार अंग्रेज़ों को सहायता किया, लेकिन उसके साथ क्या किया गया, यानी दोनों में से किसी को नहीं छोड़ा। यानी अंग्रेज़ों के साथ मित्रता का क्या परिणाम था, वो चीज़ मैं आपको समझाने के लिए इतना बोला। आप समझ गए होंगे कि एक ऐसे मित्र जो हमेशा लगातार अंग्रेज़ों को साथ दिया, उनको भी अंग्रेज़ों ने नहीं छोड़ा। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि दार्जिलिंग का भी जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी जो है साम्राज्यवादी नीति के तहत डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो मज़ा आ रहा होगा दोस्तों। आगे चलते हैं इसका राजनीतिक कार्य में। ये देख लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। अब देखिए इसके समय में क्या हुआ है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है। पहला आंग्ल सिख युद्ध हम लोग चर्चा किए थे पिछली वीडियो में भी, और जब हम लोग पंजाब राज पढ़ रहे थे उस समय भी 1845-46 में हुआ था। 46 के लाहौर संधि से खत्म हुआ था। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध इसके समय में हुआ था, और 1849 में पंजाब राज को पूरी तरह से क्या किया, अपने साम्राज्य में ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया गया। और अंतिम राजा जो था पंजाब राज का दिलीप सिंह, उसको पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है मित्रों, ये हो गया। इसके साथ आप देखिए कि द्वितीय बर्मा युद्ध भी इसी के समय में हुआ। और देखिए द्वितीय वाला जितना लगेगा तो ये सब भी ठीक है, अपने आप समझ लीजिएगा, तो डलहौजी के समय में हुआ है। तो द्वितीय बर्मा युद्ध जो है 1852 ईस्वी में हुआ। इसमें डलहौजी क्या किया, लोअर बर्मा और पेगू का जो क्षेत्र है वो क्या किया, अपने अधीन कर लिया। चलिए यहाँ हो गया। अच्छा, इसके बाद से हम आपको एक समझ बताएंगे मित्रों कि डलहौजी ने सबसे ज़्यादा देसी रियासतों के पेंशन और उसके पद को सबसे ज़्यादा कुठाराघात किया था। यानी कि यूँ कहें, समझदारी के लिए समझें कि जितने सारे पेंशन की व्यवस्था देसी रियासतों ने लेकर रखा था ब्रिटिश साम्राज्य से, वो सब को लगभग डलहौजी समाप्त कर दिया। अगर इस बात को समझे तो इधर बाकी सारे बहुत ईजी होंगे। जैसे तंजौर के राजा एवं कर्नाटक के नवाब का पद को समाप्त कर दिया। ये पद को ख़त्म कर देता था ताकि उसकी शक्ति को कम कर दिया जाए और शासन करने में आसानी हो। ठीक है। दूसरी बात, नाना साहब के साथ कई राजाओं, नाना साहब तो था ही, आपको हम मराठा जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र नाना साहब, उसको पेंशन मिलता था पहले, लेकिन डलहौजी क्या किया, उसका पेंशन छीन लिया। और यही वजह है कि नाना साहब 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही कठोर चुनौती दिया था। ठीक है मित्रों, तो अब समझ स्थापित हो रहा होगा, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। आगे देखिए कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था कर दिया गया। यहाँ पे एक बात समझना पड़ेगा, जब गवर्नर जनरल था ही तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या ज़रूरत था। तो बंगाल ब्रिटिश प्रांत का एक बड़ा क्षेत्र था जहाँ शासन चलाना बहुत जो है कठिन हो रहा था डायरेक्ट गवर्नर जनरल से। तो प्रशासनिक बोझ को हल्का करने के लिए एक पद का निर्माण कर दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है मित्रों, तो याद रखिएगा बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जो है बना दिया गया डलहौजी के समय में। और एक महान विद्रोह हुआ इसके समय में जिसका नाम था संथाल का विद्रोह। ठीक है, तो संथाल विद्रोह, जब हम लोग विद्रोह पढ़ेंगे मित्रों उस समय हम डिटेल से बताएंगे। अभी इतना जानिए 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। और किसके काल में हुआ था, स्वाभाविक है, इसका एक बार काल अगर हम 8 साल का काल देख लेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से जो है पता चल जाएगा कि इसके काल में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि हम राजनीतिक बात तो इसको समझ गए, देख लिए। अब हम देखेंगे इसका डलहौजी का सामाजिक और शैक्षणिक कार्य ये क्या क्या किए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका शैक्षणिक कार्य। जब प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, 1853 ईस्वी में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, एक थॉमसन पद्धति चल रहा था। थॉमसन एक ब्यूरोक्रेट्स था कंपनी का, और उसका मानना था
कि शिक्षा जो है गाँवों में जो है वर्नाकुलर में दिया जाए। मित्रों, यहाँ पे आप लोग को वर्नाकुलर कुछ लोग को समझ में आया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा। मैं यहाँ पे वर्नाकुलर को स्पष्ट कर देता हूँ कि वर्नाकुलर मतलब होता है देसी भाषा। ठीक है, तो देसी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था जॉनसन ने किया था, यानी कि विलेज शिक्षा को बहुत जोर दिया था। आप लोग से ऐसे भी क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि विलेज शिक्षा पर जोर देने वाला ब्यूरोक्रेट्स, अंग्रेजी ब्यूरोक्रेट्स कौन था, तो होगा थॉमसन। तो यही थॉमसन की पद्धति को पूरे पश्चिम भारत में डलहौजी लगा दिया था 1853 ईस्वी में। लेकिन 1854 ईस्वी में उन्होंने एक नया व्यवस्था लेके आया शिक्षा के लिए, ठीक है, जिसका नाम था वुड डिस्पैच। क्योंकि ये पूरे व्यवस्था को ड्राफ्टिंग वुड ने किया था, उसके नाम पर रख दिया गया वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच इतना महत्वपूर्ण हुआ भारत के शिक्षा के दृष्टिकोण से कि यूं कहें कि भारतीय शिक्षा का ये मैग्ना कार्टा साबित हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है, कौन है, तो वुड डिस्पैच है। कब का? 1854 ईस्वी का। किसके समय का? डलहौजी के समय का। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से एक कह सकते हैं कि डलहौजी जो है आधुनिक शिक्षा में एक प्रकार से उफान लेके आया। और उसी के तहत वुड डिस्पैच के अधीन 3 विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बात तय हुआ कि 3 विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। किसके तहत? वुड डिस्पैच के तहत। लंदन के जो विश्वविद्यालय हैं उसके तर्ज पे 3 विश्वविद्यालय, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 3 प्रेसिडेंसी याद रखना है। तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय लंदन के तर्ज पर बनना था। किसके अधीन? वुड डिस्पैच के अधीन। ठीक है मित्रों, तो अभी हम इसके शिक्षा पद्धति में 2 चीज जाने, एक जॉनसन पद्धति, दूसरा वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच से काफी प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे अगला काम क्या क्या इन्होंने अपने ही, यानी कि डलहौजी अपने कार्यकाल में रुड़की, जो अभी भी इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था किया। ठीक है मित्रों, और आइए शिक्षा के क्षेत्र में एक और अहम कदम इन्होंने उठाया। आप 1833 की एक्ट में हम पढ़े थे कि अंग्रेज और भारतीयों के बीच में जाति, धर्म इत्यादि के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा सिविल सेवा में, यानी कंपनी के सिविल सेवा में। अब यह भी तय कर दिया गया कि सिविल सेवा में नौकरी अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ेगा। तो मित्रों, प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ 1853 ईस्वी में किसके समय में प्रारंभ हुआ? डलहौजी के समय में प्रारंभ हुआ। आप ये सारे सुधार को देख करके समझ सकते हैं। अगर इसको हम ये कह दें कि फादर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे मित्रों कि फादर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या दीजिएगा? डलहौजी। ठीक है, क्योंकि आप सारे देख रहे हैं इसकी व्यवस्था सारे जो है टेक्निकलिटी के तरफ मुड़ता हुआ प्रतीत होता है। एक नया व्यवस्था करने की कोशिश किया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय इत्यादि। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया मित्रों। अब थोड़ा देखेंगे कि ये शिक्षा के क्षेत्र में इतने सारे कार्य किए, अब थोड़ा हम इसके बारे में देखेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में ये काम क्या क्या है। ठीक है, तो 1855-56 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्होंने ड्राफ्ट कर दिया था। हालांकि पास जो हुआ है ये वो कैनिंग के समय में होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ड्राफ्टेड 1855-56 में किसके समय में हुआ? डलहौजी के समय में हुआ। ठीक है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1850 ईस्वी में एक रूल लेके आया, रिलीजियन डिसेबिलिटी एक्ट। रिलीजियन डिसेबिलिटी एक्ट जो है इसी के समय में आया। किसके समय में? डलहौजी के समय में आया। मित्रों, रिलीजियन डिसेबिलिटी एक्ट क्या था, इसको समझना बहुत जरूरी है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ कंसेप्ट भी छिपा हुआ है। देखिए मित्रों, यहाँ पे होता क्या था कि जो कोई हिंदू या कोई यहाँ के संप्रदाय के लोग अपना धर्म कन्वर्ट कर लेते थे ईसाई इत्यादि में, तो उसको अपना जो उत्तराधिकार का जो संपत्ति प्राप्त होना था, इस नियम से उसको वंचित कर दिया जाता था। आप जब धर्म कन्वर्ट कर लिए हैं तो आपको उत्तराधिकार का जो संपत्ति है वो आपको नहीं मिलेगा। अब उसको ये खत्म कर दिया, बोला आप अगर कन्वर्ट भी होते हैं तो आपको संपत्ति में अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
1850 में रिलीजियन डिसेबिलिटी एक्ट जो है किसके समय में आया? डलहौजी के समय में आया। ठीक है मित्रों, अब इसका हम देखेंगे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसके लिए कि डलहौजी आप कह सकते हैं अमर हो गया भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो। आखिर वो ऐसा काम क्या किया तो उसको देखें। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या वाणिज्यिक सुधार में हम देखेंगे, देखिए इसका एक एक करके देखेंगे। 1853 ईस्वी में प्रथम इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ कोलकाता से आगरा 800 माइल का दूरी था, वहाँ पे पहली बार इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ का व्यवस्था कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ की व्यवस्था डलहौजी के समय में किया गया था। ठीक है, कब? 1853 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए 1853 ईस्वी में इन्होंने नई डाक व्यवस्था, नई डाक सेवा भी प्रारंभ किया। मित्रों, ऐसा आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि डाक सेवा डलहौजी के समय से शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। डाक सेवा क्लाइव के समय से ही प्रारंभ हो गया था। यहाँ हम नई डाक सेवा की व्यवस्था करते हैं कि डलहौजी के समय में नई डाक सेवा व्यवस्था प्रारंभ हुआ, जिसके तहत जो है पहली बार पोस्टल स्टाम्प का प्रयोग हुआ। पोस्टल स्टाम्प पहली बार इशू अगर पूछा जाएगा तो कब हुआ? डलहौजी के समय में हुआ। आधा आना का एक पोस्टल स्टाम्प एक लेटर के लिए होता था, तो वो विशेष बात है, उसको जानने का जरूरत नहीं है। इतना ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि पहली बार पोस्टल स्टाम्प कब इशू हुआ? डलहौजी के समय में शुरू हुआ। ठीक है मित्रों, एक सार्वजनिक मतलब लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ? डलहौजी के समय में हुआ। देखिए, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट हम बताना चाहेंगे, क्यों आखिर लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुआ। क्या इसके पहले, डलहौजी के पहले यहाँ निर्माण कार्य अंग्रेजों द्वारा नहीं होता था? होता था। किसके द्वारा होता था? मिलिट्री बोर्ड के द्वारा होता था। जो मिलिट्री बोर्ड निर्माण का कार्य करता था मित्रों, तो उसका ज़्यादा ध्यान सैन्य क्षेत्रों पर ही सीमित रहता था। यानी कि सैनिक छावनी बनाना, सैनिक छावनी के अधीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना, सिविल वर्क में उसका ध्यान बिल्कुल ही नहीं था, चूँकि वो मिलिट्री बोर्ड था। अब चूँकि अन्य भी कार्य करने थे, सैनिक क्षेत्र से बाहर भी भारत में कई प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम करना था, इसलिए पब्लिक निर्माण विभाग का, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनाना जरूरी था। और वो किसने बनाया? डलहौजी ने बनाया। तो पब्लिक निर्माण विभाग में क्या होता था? जैसे देखिए, पुलों इत्यादि का निर्माण होता था। आप देख सकते हैं गंगा नहर इसके समय में सिंचाई के लिए खोल दिया गया, ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया गया, कई अन्य प्रकार का जो है कार्य जो है कंस्ट्रक्शन का काम इसके अधीन होने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे। ठीक है मित्रों, अगला देखिए, तो यहाँ देखेंगे कि आप प्रथम रेलगाड़ी भी इसी के समय में चला। आप जानते होंगे 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने चला था, 26 माइल्स का दूरी था। 1 माइल में कितना होता है मित्रों? 1.6 किलोमीटर लगभग होता है। 26 माइल का दूरी तय किया था मुंबई से थाने प्रथम रेलगाड़ी। ठीक है, इसीलिए डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे भी कहा जाता है। अपने अथक प्रयास से भारत में रेलवे लाइन इन्होंने बिछवाया था। ठीक है मित्रों, तो मज़ा आ रहा होगा इसका इस सारे कार्य को देख करके, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यह जो है डलहौजी का जो कार्य है भारत के लिए भी और ब्रिटिश प्रांत के लिए भी अविस्मरणीय था। ठीक है, चलिए आगे चलिए। इन्होंने व्यापार की गति को बढ़ाने के लिए और भी सुदृढ़ करने के लिए मुक्त व्यापार की नीति अपनाया। भारत में जितने बंदरगाह थे, पोर्ट थे, सबको ये फ्री कर दिया। वहाँ पे फ्री व्यापार होना प्रारंभ हो गया, और इन्होंने कराची, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि बंदरगाहों का कंस्ट्रक्शन भी कराया, उसका विकास का भी कार्य करवाया। ठीक है मित्रों, अब आइए, ये हम लोग देख लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का। थोड़ा प्रशासनिक की व्यवस्था देखेंगे आखिर क्या किया। प्रशासनिक व्यवस्था क्यों देखेंगे मित्रों? पहले से भी प्रशासन इसका चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक अलग प्रशासन इसको देखने के लिए इसको मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस एरिया में ये शासन कर रहा था, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन था। नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र, जैसे पंजाब को मिलाना, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश आप लोग देख रहे हैं, बैघाट का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वहाँ पे शासन प्रशासन चलाने के लिए एक व्यवस्था को जन्म देना जरूरी था। ठीक है, तब प्रशासनिक व्यवस्था में यहाँ पे एक नियम पालन किया गया, नॉन रेगुलेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? नॉन रेगुलेशन सिस्टम।
इसलिए मैं बोला था इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। तो आखिर नॉन रेगुलेशन सिस्टम होता क्या है? नॉन रेगुलेशन सिस्टम होता है कि कार्य की भार को जो है अब डायरेक्ट गवर्नर जनरल जहाँ से होता था वो डायरेक्ट नहीं करके एक जिम्मेदारी दूसरे को सौंपा, कमिश्नरी को जिम्मेदारी सौंपा और उसके बाद जो है डीएम को जिम्मेदारी सौंपा, और ये दोनों जो है उत्तरादायी किसका हो जाएगा? गवर्नर जनरल का उत्तरादायित्व हो जाएगा, यानी गवर्नर जनरल के प्रति ये जिम्मेदार होगा ये कमिश्नर और डीएम भी। ठीक है, तो इस प्रकार का शासन व्यवस्था का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। इसको बोलते हैं नॉन रेगुलेशन सिस्टम, नए राज्यों के लिए। ठीक है, और उसके बाद सैन्य प्रशासन में क्या क्या जब इसका जो क्षेत्र है, कंपनी का क्षेत्र पश्चिम और उत्तर की तरफ बढ़ने लगा तो स्वाभाविक था वहाँ कलकत्ता से नियंत्रण होने वाला नहीं था। एक ऐसा जगह से नियंत्रण होता, एक ऐसा जगह सैनिक शक्ति मजबूत होता जो सबके बीच में पड़ता। इसीलिए कलकत्ता से जो तोप खाना है वो मेरठ लेके चला गया, यानी बंगाल आर्टिलरी को उठा के कहाँ ले गया? मेरठ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि बंगाल आर्टिलरी को मेरठ किसके समय में ले गया? तो डलहौजी के समय में ले गया। तोप खाना का जो है स्थान परिवर्तन किसने किया? तो डलहौजी ने किया। ठीक है मित्रों, मजा आ रहा है? आगे पढ़ेंगे। आगे इसमें अब सेना का जो मुख्यालय है, अब मित्रों इन्होंने शिमला को बना दिया। आज जो हम लोग पढ़ते हैं ग्रीष्मकालीन भारत का जो है राजधानी शिमला है, उसका जो आगाज जो है इसी के समय में हो गया था, डलहौजी के समय में हो गया था, क्योंकि इन्होंने सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया? शिमला बनाया। ठीक है, और वहाँ से शिमला जो है राजधानी का शेप लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है मित्रों, अगला कदम ये क्या किया? इसको डलहौजी को ये पता था कि आने वाले समय में जो भारतीय सैनिक है अंग्रेजी सैनिक पर भारी पड़ेगा, तो वो उसके मंशा था कि अंग्रेजी सैनिक के सामने भारतीय सैनिक को कमजोरी रखा जाए, इसलिए भारतीय सैनिक में कटौती करना प्रारंभ कर दिया था डलहौजी ने। तो आप समझ सकते हैं मित्रों, इतने सारे तमाम कार्यों को देख करके आप खुद ही तय करिए कि डलहौजी जो था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए और उसके साथ साथ भारत के लिए भी कुछ ऐसे काम कर गए जो कि आज भी अविस्मरणीय है। ठीक है मित्रों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।